व्याकरण आपको पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको पाठ 3 पद परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 पद परिचय है आपका व्याकरण में, जो कि 4 अंक का आता है, जिसमें कि पदों का परिचय पूछा जाता है। सबसे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि पद वास्तव में होता क्या है। तो आप देखिए, पद क्या होता है? पद वाक्य में, पद होता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द। जैसा कि आप सब जानते हैं, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, अर्थवान इकाई है। शब्दों के सार्थक समूह से ही वाक्य बनते हैं और वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। और परिचय होता है, परिचय शब्द कहते हैं, परिचय किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक परिचय। देखिए, आप जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे हैं, पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द। इतना क्लियर हो गया? फिर परिचय क्या है? वाक्य में प्रयुक्त पद का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। पद परिचय कहलाता है। मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देकर समझा दूं, एकदम बिल्कुल आपके वास्तविक जीवन से उदाहरण लेकर। मान लीजिए हमें किसी बच्चे का नाम लेकर पूरे स्कूल की एक सभा हो और एक सभा में मुझे सृष्टि बुलाना है। तो मैंने सृष्टि अगर बुलाया तो सृष्टि बहुत सारी है पूरे क्लास स्कूल में, क्योंकि वो क्लास 1 में भी पढ़ती है सृष्टि नाम की लड़की, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, सारी सृष्टि खड़ी हो गई। अब आप किसको बुलाना चाहते हैं ये कैसे बताएंगे? उसका परिचय देना पड़ेगा आपको। अगर आप कहेंगे कि क्लास 10th की सृष्टि बुलानी है, आप बुलाना चाहते हैं क्लास 10th की सृष्टि को, तो आप क्लास 10th की सृष्टि कहेंगे। मान लीजिए क्लास 10th में भी कई सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन हैं और चारों सेक्शन में 1 या 2 सृष्टि है, तो भी बाकी सृष्टि बैठ जाएंगी, लेकिन जो वो 3-4 है वो तब भी खड़ी रहेंगी या प्रस्तुत रहेंगी आपके सामने। और जब आप स्पेशली कहेंगे कि क्लास 10th A की सृष्टि सिंह, अगर किसी का नाम लेकर बुला रहे हैं, तो जिस तरह से शब्द किसी का परिचय देकर के उसको पहचाना जाता है, उसी तरह से शब्दों का भी वाक्य में एक स्थान होता है। शब्द कभी कभी वही होते हैं, लेकिन उनका स्थान परिवर्तित हो जाने से उनका परिचय बदल जाता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ कि राम एक शब्द है। अगर इसका वाक्य में प्रयोग किया जाए कि राम खाना खाता है, अब हमें हमारे सामने 3 शब्द दिए हुए हैं। एक तो कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। ये सभी वर्णों के समूह से, वर्णों के सार्थक समूह से बने हुए शब्द हैं। ये जब स्वतंत्र रूप से थे तो ये शब्द थे, जब ये वाक्य में प्रयोग हो गए तो ये पद कहलाए। अब राम का अगर हमें पद परिचय देना है, व्याकरणिक परिचय देना है, तो राम का पद परिचय हमें देना होगा कि ये संज्ञा है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी का नाम बुलाया जा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये सिर्फ राम की हम बता रहे हैं। पद परिचय संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद ये शब्द पुल्लिंग शब्द है।
तो आप इसका पद परिचय से इस तरह से समझ सकते हैं कि ये शब्द किस तरह का शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। इसका वचन भी बता सकते हैं, क्योंकि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जिन चीजों में लिंग और वचन पढ़ाया जाता है, यानी कि हम ये जान लें कि जिस प्रकार से पाठ के नाम हम पढ़ते हैं, सबसे पहले संज्ञा देखते हैं। अगर कोई शब्द संज्ञा है तो उसके आगे उसका परिचय, उसका भेद बताएंगे और उसका फिर लिंग और वचन भी बताएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी क्लास 10th में व्याकरण में जब पद परिचय पूछा जाता है तो 4 शब्दों का पद परिचय पूछा जाता है। उसमें एक शब्द का पद परिचय बताने के लिए कम से कम 3 उसके परिचय, व्याकरणिक परिचय देने आवश्यक होते हैं। 3 देना जरूरी होता है। इसलिए आपको राम शब्द का पद परिचय देना है तो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन, ये सब क्रमानुसार कम होता चला जाता है, कम महत्व का होता चला जाता है, क्योंकि ये दोनों उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस चीज को ध्यान देना होगा कि हमें सबसे पहले प्राथमिक परिचय देना होता है। प्राथमिक परिचय का मतलब होता है कि वह शब्द किस पाठ से अवतरित हुआ है, किस पाठ से उद्धृत किया गया है, किस पाठ से लिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देकर बता दूं। अगर आप इस तरह ये पद परिचय कठिन होते चले जाते हैं, आसानी से समझ में कभी कभी बच्चों को नहीं आते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। ये वाक्य, इसमें हमारे पास कितने शब्द हैं जिनका हमें परिचय देना है, यानी अब ये शब्द नहीं रह गए, ये अपने आप में वाक्य में प्रयोग होने के बाद ये शब्द की जगह पद बन गए हैं। तो इसमें 3 पद मुख्य रूप से है। पहला पद है गंगा, दूसरा पद हिमालय से। देखिए बच्चों, ये मैं समझा रही हूँ कि अगर आप गंगा का संज्ञा प्रयोग करें, गंगा के लिए संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे, तो वहीं पर हिमालय भले ही संज्ञा आपके पहले अगर हिमालय शब्द प्रारंभ में आ जाता और ये कर्ता पद पर होता तो भले आप इसको संज्ञा कहते, लेकिन अभी इसकी मुख्य विशेषता क्या हो गई है, हिमालय से इसके साथ कारक चिन्ह का प्रयोग होने लग गया है। इसलिए इस हिमालय शब्द की जो व्याख्या है वो बदल चुकी है। हिमालय शब्द का व्याकरणिक परिचय अब बदल जाएगा। हिमालय पहले अगर ये पहले प्रयोग किया गया होता तो ये कर्ता हो सकता था, इसका प्रयोग, इसका पद परिचय संज्ञा बताते और संज्ञा के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका पद परिचय बताते। पर अभी गंगा का तो बताएंगे कि ये क्या है, संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। कर्ता पद पर है तो ये कर्ता भी है, ये कह सकते हैं। लेकिन जब हिमालय से का परिचय बताएंगे तो अभी आपको पता है कि गंगा जब संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हिमालय भी हो सकता है। लेकिन चूंकि इसके साथ हिमालय से लगा है और देखिए वाक्य क्या दिखा रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती, इसीलिए कभी भी आपको एक अलग शब्द का पद परिचय नहीं पूछा जाता, हमेशा वाक्य से पद परिचय पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वाक्य जो होता है उसमें शब्दों का जो व्याकरणिक स्थान होता है उसी स्थान का वास्तविक परिचय आपको देना जरूरी होता है। तो इसलिए हिमालय से का परिचय निकलेगा सबसे पहले कारक। देखिए परिभाषा बदल चुकी है, हिमालय भी आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि हिमालय तो संज्ञा है, लेकिन चूंकि मैंने क्यों बता दिया इसको हिमालय से कारक है, क्योंकि हिमालय से कारक चिन्ह के साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए सबसे पहले ये कारक है। चूंकि ये निकलती है, अलग होती है, इसलिए इसका और पद परिचय दिया जाएगा, ये अपादान कारक है। अपादान कारक है। इसको फिर से मैं लिख देती हूँ ताकि आपको स्पष्ट रूप से
अपादान कारक है ये। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुख्य इसका ये दो पद हैं। फिर आप भले इसके लिए लिख सकते हैं इसके व्याकरणिक परिचय में कि ये पुल्लिंग है और एक वचन। तो कारक के साथ अपादान कारक क्यों? क्योंकि किसी भी चीज से अलग होने के अर्थ में आप कारक चिन्ह जब जानते कारक पढ़ते हैं तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। उसमें किसी चीज से जब प्रयोग किया जाता है, जैसे कलम से लिखते हैं तो कलम से प्रयोग करने में कलम से का परिचय कारक और करण कारक होगा, लेकिन यहाँ पर हिमालय से कारक और अपादान कारक है क्योंकि निकलती है यानी कि अलग होती है। गंगा जो है हिमालय से निकलती हुई बहती है, बाहर आ जाती है, इसलिए अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं, तब पुल्लिंग और एक वचन करते हैं। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार समझा दूं कि पद क्या होते हैं? स्वतंत्र शब्द होते हैं। जब वो किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। स्वतंत्र भाषा की जो शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है और वो वाक्य में प्रयोग होने के बाद पद बन जाते हैं और परिचय उनका पद का परिचय व्याकरणिक परिचय ही उनका पद परिचय कहलाता है। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं इसमें एक पद और बचा हुआ है, निकलती है। अब इसमें तीसरा परिचय अगर निकलती है का बताते हैं, निकलती है तो हम इसको क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि वाक्य के अंत में जब किसी कार्य का करना या होना बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आपके दिमाग में भी आ गया होगा। तो ये निकलती है क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिया है ये। और निकलती शब्द देखिए साफ साफ दिख रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द है। निकलती वर्तमान काल की क्रिया है, तो क्रिया है तो आपके पास पहले आएगा क्रिया के 3 प्रकार होते हैं या तीन काल प्रयोग किए जाते हैं क्रिया के, तो वर्तमान, भूत और भविष्य। तो आप इसमें सबसे पहले क्रिया के साथ ही लिख लेंगे कि ये वर्तमान कालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया। और उसके बाद आप इसका अन्य परिचय जैसे मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग शब्द दे सकते हैं क्योंकि स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग की गई है। और एक वचन में है, ये एक वचन भी है इसलिए एक वचन। वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही पद परिचय पर्याप्त होते हैं, पर अगर आपको आ रहा है और सही चीजें पता है किसी शब्द उसके पद के बारे में, सही व्याकरण परिचय पता है आपको, तो आपको लिखने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई आपको आपत्ति नहीं होगी और आप आराम से किसी भी शब्द का पद परिचय इस तरह से निकालते हैं। तो कोई भी वाक्य होता है उसके वाक्य में शब्दों को हम क्या देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से। हम ये भी बता दें आपको कि व्याकरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं, किसी शब्द के लिए हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। हम संज्ञा देख सकते हैं तो इसके भेद बताने होंगे और लिंग और वचन बता सकते हैं। ये चीजें पहले चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। अगर हम किसी चीज का, किसी शब्द का सर्वनाम परिचय बताना चाहते हैं तो सर्वनाम में उसके भेद बताएंगे, फिर उसमें भी लिंग और वचन बता सकते हैं। इसके बाद विशेषण आता है। हम पाठ के हिसाब से ही आपके कर रहे हैं कि आपने 6th 7th 8th में पाठ पढ़े होंगे। इन पाठ में आप देखते हैं विशेषण में भी भेद पढ़े हैं, विशेषण के भेद होते हैं। तो किसी भी शब्द का पद परिचय बताते समय, व्याकरणिक परिचय बताते समय उसके पहला परिचय जिससे वो बिलोंग करता है, जिससे वो उद्घाटित किया गया है, जिससे वो लिया गया, उद्धृत किया गया है, उस पाठ का वो नाम देना होगा। फिर उसके बाद उसका भेद और फिर लिंग और वचन। लिंग वचन ज़्यादातर इन्हीं विकारी शब्दों के होते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। इनके साथ ही अगला कारक भी प्रयोग कर सकते हैं। कारक में भी कारक का भेद बताना
बताना होगा, इसमें भी लिंग वचन बता सकते हैं। इसके बाद आप चैप्टर पढ़ते हैं अविकारी शब्द, ये सब आते हैं आपके विकारी शब्द में। तो अगला पार्ट पढ़ा होगा आपने अविकारी शब्द यानी अव्यय शब्द। जो अव्यय शब्द होता है, तो अव्यय क्या, अव्यय के लिए सिर्फ दो ही चीजें प्रयोग करना बहुत बता दिया जाता है, क्योंकि इसमें लिंग और वचन, मैं आपको बता दूं ठीक से, फिर से आप याद कर लीजिएगा कि अव्यय शब्दों का कभी भी लिंग और वचन नहीं बताया जाता, क्योंकि अव्यय की परिभाषा ही होती है कि लिंग वचन काल और कारक से प्रभावित न होने वाले शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है, यानी अव्यय कहा जाता है। अव्यय आपको याद दिला दूं, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये शब्द अव्यय के होते हैं। इन जब किसी पद में ये शब्द प्रयोग किए गए हों, किसी वाक्य में ये पद प्रयोग किए गए हों, तो उनसे आप दिखाएंगे। तो अव्यय में अव्यय के भेद कर सकते हैं, और इसके अलावा इसमें लिंग और वचन ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि लिंग वचन काल और कारक से ये प्रभावित नहीं होते। इसलिए इस अव्यय जब बताएंगे किसी भी शब्द का, अब अव्यय का बताने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, जिससे आपको अव्यय का भी पद परिचय अच्छी तरह से समझ में आए। हम आपको एक दे रहे हैं एक वाक्य, तुम शीघ्र जाओ। अगर इसमें हम पद परिचय पूछे, इस वाक्य में पद परिचय पूछे, तो तुम का आप जनरली बता देंगे कि ये सर्वनाम है, और सर्वनाम में ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये पता नहीं चल रहा, इसलिए इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बताएंगे। लेकिन तुम सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये आप बता देंगे। फिर उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ऑब्लिक लगाकर लिख देते हैं कि स्त्रीलिंग भी हो सकता है तुम शब्द, और पुल्लिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम शीघ्र का पूछते हैं, जो आपको हम बताना चाहते हैं दूसरे नंबर का, हम जो समझाना चाह रहे हैं आपको वो ये कि अगर शीघ्र का पद परिचय पूछेंगे, तो शीघ्र चूंकि समय बता रहा है और ये अव्यय से रिलेटेड है, इसलिए इसका पद परिचय होगा अव्यय। और अव्यय में भी ये क्रिया विशेषण है। अव्यय के 4 भेद होते हैं, उन भेदों में से एक भेद हमने कहा था, बताया था जब लिखा था, तो देखा था आपने कि अव्यय और उसका भेद ये करा था। तो ये क्रिया विशेषण है, और ये क्रिया विशेषण है। उसके बाद ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि इसमें समय बताया जा रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अव्यय का परिचय इतना ही होता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।